नमस्कार, लोक स्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल बने रमेन डेका, मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री श्री साय ने दी बधाई। दिल्ली से सबक लेकर कोचिंग संस्थानों की जांच शुरू, कई संचालकों को दिया नोटिस। बिजली दुकान में काम करने वाले नाबालिग की हादसे में मौत, पुलिस जांच में जुटी। और डिब्बों को शिकायतकर्ता का दर्ज किया बयान, डॉक्टर को नोटिस। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में मरीज से रुपए मांगने का मामला गरमाया। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरबा चौक बिलासपुर। तो ये थी सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। राजभवन के दरबार हॉल में बुधवार को आयोजित गरिमामय समारोह में महामहिम रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के रूप में अपने पद की शपथ ली। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने उन्हें शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रथम महिला रानी डेका काकोटी उपस्थित रहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने राज्यपाल श्री डेका को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिवादन किया और शुभकामनाएं दी। समारोह में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने रमेन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट पढ़ा। शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ और समापन सेरेमोनियल पुलिस बैंड द्वारा बजाए गए राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर राज्य गीत की धुन भी बजाई गई। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल रमेन डेका को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य विधायकगण मौजूद थे। चाटीडी से अशोकनगर भेजे गए परिवार वालों को वहां मूलभूत सुविधाओं से रोजाना 2-4 होना पड़ रहा है। यहां ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही बिजली की। यहां के रहवासियों को रोजाना लंबी दूरी तय कर पीने का पानी लाना पड़ता है। जगह जगह फैली गंदगी से यहां संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। नगर निगम प्रशासन ने चाटीडी से अशोकनगर लोगों को शिफ्ट तो जरूर कर दिया, लेकिन वहां लोग पानी, बिजली और साफ सफाई से वंचित है। एक बोर है जो खराब पड़ा है, जिसके चलते लोगों को लंबी दूरी तय कर पीने का पानी लाना पड़ता है। यहाँ रात के समय भी स्ट्रीट लाइट बंद रहते हैं। वहीं घरों से निकलने वाले कचरे का नियमित उठाव नहीं होने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। परिवार वालों का कहना है कि जैसा सपना दिखाकर उन्हें यहाँ शिफ्ट किया गया, उसके विपरीत यहाँ की व्यवस्था है। यहाँ की स्थिति तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना पानी है पीने का और ना ही लाइट है। अभी ताज़ा खबर है, लाइट वाला आया था, मैं बोली उसको यहाँ पर का खंभे का लाइट नहीं जल रहा है, तो यूं ही सुना करके चले गए। एक लाइट जल रहा है, एक लाइट नहीं जल रहा, बोल रहा है वायर खराब है, जबकि देखा भी नहीं है ना। और एक तो ऊपर सबसे ऊपर है पानी पीने का समस्या, नहाने धोने का समस्या आए दिन होते रहता है। ये गड्ढे का पानी पूरा हम लोगों के ब्लॉक में जाते है। ये गंदा पानी हम लोगों ने अपने बाल बच्चों को नहलाएंगे धुलाएंगे प्रदूषण में, हमारे बाल बच्चे बीमार हो गए। 1 साल से जब से हम लोग यहाँ, हम लोगों को कोई भी सुविधा नहीं है कुछ करना। पीने का पानी सिर्फ इतने 75-80 ब्लॉक में सिर्फ एक नल है, और एक नल में पूरा पब्लिक पानी कितना भर सकता है। सुबह शाम बच्चे लोग रोड को क्रॉस करके छोटे छोटे मासूम बच्चे जाते हैं। अगर उनको कुछ हो गया, वाहन से लोग एक्सीडेंट हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारा जो मांग है, यहाँ न पार्किंग है, गाड़ी का पेट्रोल चोरी हो जा रहा है, गाड़ी भी 1-2 गाड़ियाँ भी चोरी हो गई है। तो ये इस टाइप का जो समस्या है उसको बिल्कुल नगर निगम प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। 1 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी नगर निगम आके बार बार ये क्यों पूछती है कि ये किसका घर है, ये किसका घर है। जो बेचे हैं, जो खरीदे हैं, उन लोगों को तुम पता करके पूछो। बार बार किसी के ब्लॉक में आना, बड़े नहीं है तो अलॉट किया गया है ना, हम लोग का घर तोड़ के हम लोग को मिला है ना, और फिर हम पैसा दिए हैं ना, फ्री में तो आए नहीं है। तो इस तरीके का परेशान क्यों करते हैं? एक तो सुविधा नहीं है कुछ भी चीज का, ना यहाँ नाली साफ होता, ना रोड साफ होता, पानी की सुविधा नहीं है, सीपेज आ रहा है, गाड़ियाँ चोरी हो रही है, ढेरों गंदगी, ना यहाँ पे कचरा का डिब्बा रखा है, एक रखा है उतने दूर में। यहाँ के रहवासियों को पानी के लिए रोजाना 2-4 होना पड़ता है। एक ही स्थान पर भीड़ लग जाने से घंटों इंतजार करना पड़ता है। अशोकनगर में निगम ने मकान तो
उपलब्ध करा दिया, लेकिन वहां घर जैसी सुविधाएं नहीं है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। नगर निगम में शामिल पंचायतों की सूरत अब तक नहीं बदली है। वार्ड क्रमांक 58 एकता कॉलोनी के नागरिक नारकीय जीवन जीने मजबूर हैं। यहां सड़क के नाम पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। वहीं निगम में शामिल होने के बाद भी आज तक विकास के नाम की एक भी ईंट यहां नहीं रखी गई है। निगम में शामिल नगर और ग्राम पंचायत की तस्वीर आज तक नहीं बदल पाई। खमतराई पंचायत में आने वाले एकता कॉलोनी में एक बड़ी आबादी वास करती है। यहाँ के रहवासी इस बात को लेकर खुश थे कि नगर निगम में शामिल होने का लाभ उन्हें मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब एकता कॉलोनी पंचायत में आता था तो थोड़ा बहुत काम देखने को मिल जाता था, लेकिन जब से निगम में शामिल हुआ, विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं रखी जा सकी। कब से हो गया, ये रोड बन भी रहा था, ले दे के चलो हमको लगा अब विकास हो रहा है करके। अब विकास तो कहाँ के बाद आधा में रोड को ला के छोड़ दिए हैं। निगम का तो मुझे पता नहीं है कि विकास कर रही है कि नहीं कर रही है, लेकिन एक चीज़ तो समस्याजनित बात है कि आगे होगा क्या। हम जा रहे हैं विधायक जी के पास, जा रहे हैं, विधायक जी का कहना है कि हम प्रस्ताव पारित कर दिए हैं। अब प्रस्ताव पारित ठीक है, हो गया है, वो तो समझ रहे विधायक जी का भी बोलना भी सही है, लेकिन फिर आगे क्या हो रहा है, हम किससे जवाब मांगे। वहीं से बच्चे लोग को ले जाता हूँ और पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा रोड पूरा बहुत ख़राब है। हाँ, पलट जाएगा सर, ऐसे में ऑटो तो बहुत ख़राब है यहाँ का रोड। अरे बहुत रिस्क रहता है यहाँ पे। खैर बस्ता तो नहीं गिरता, ऊपर में रहता है, कभी कभी गिर जाता है, ऐसा ट्रेनिंग में रोड आता है। तो अब हमको ही चाहिए भैया कि एकता कॉलोनी का रोड बनना चाहिए यहाँ से। अब आधा बनाया आधा छोड़ दिया है। विकास के नाम पर वोट मांगने वाले जनप्रतिनिधि भी अब अपना चेहरा नहीं दिखाते। वार्ड की जनता किस स्थिति में है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ की सड़क खतरों से कम नहीं। छोटे बच्चों को स्कूल भेजने और वापस आने के समय सुरक्षित घर लौटने का इंतजार परिवार वालों को रहता है। वार्ड 58 के रहवासियों को अच्छे दिन का इंतजार है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिला मलेरिया विभाग के 2 वरिष्ठ कर्मचारी बुधवार को सेवानिवृत्त हुए। प्रयोगशाला सहायक श्रवण कुमार कश्यप और वरिष्ठ कर्मचारी पूर्णिमा साहू के सेवा काल की प्रशंसा करते हुए सीएमएचओ डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव ने भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। जिला कार्यालय में आयोजित विदाई कार्यक्रम में सभी सहयोगी कर्मचारियों ने फूल माला पहनाकर उपहार भेंट किया और दीर्घायु जीवन की कामना की। खुशी और उदासी के मिले जुले वातावरण के बीच सेवानिवृत्त हुए श्रवण कश्यप और पूर्णिमा साहू ने सभी का आभार माना। 40 साल की सेवा पूरा करने पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। मलेरिया विभाग के 2 बहुत वरिष्ठ कर्मचारी हैं, एक श्रवण कश्यप है और एक पूर्णिमा है। ये दोनों आज इनका कार्यकाल जो है शासकीय सेवा का वो पूर्ण हो चुका है। दोनों की सेवानिवृत्ति हो गई है, तो उनको लिए जो है विभाग उनकी कमी को जरूर महसूस करेगा, क्योंकि 38-40 साल उन्होंने इस विभाग में सेवाएं दी हैं। पूरे सेवा काल में भी उनका कार्य बहुत अच्छा और उत्तम रहा है। सभी के साथ बड़ा सहयोगात्मक रहा। अपने काम के प्रति भी बड़े जवाबदार और निष्ठावान रहे हैं। तो ये दोनों आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यहाँ मलेरिया अधिकारी के अंडर में अभी 25 सालों से काम किया। पहले उप संचालक कार्यालय में 15 साल से काम किया। वाले सर में किसी अधिकारी का, मलेरिया अधिकारी हो, डिप्टी डायरेक्टर मलेरिया हो, मैं आदेश का पालन करते क्यों ना रात को 12 बजे रात को बुलाए। शासकीय कार्य में मेरा पूरा सहभागिता रहा। बहुत अच्छे ढंग से मेरा कार्य चलित रहा। बहुत अच्छे ढंग से मेरा समय बीता। शासकीय कार्य में उतार चढ़ाव होता है सर। क्या है, अधिकारी का आदेश का अवहेलना करना, ये मेरे विचार में कभी नहीं था। दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे के बाद अब देश के अलग अलग शहरों में संचालित कोचिंग सेंटर की जांच की जा रही है। कलेक्टर के आदेश के बाद बिलासपुर में भी जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की टीम ने निरीक्षण किया और खामियां मिलने पर कोचिंग संचालकों को नोटिस थमाया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद नगर निगम प्रशासन और पुलिस की टीम कोचिंग सेंटर्स की जांच कर रही है। इस दौरान जिन कोचिंग सेंटर्स में अनियमितताएं पाई गई हैं,
उन्हें मौके पर ही नोटिस थमाया जा रहा है। बुधवार से शुरू हुए इस अभियान में मंगला चौक पर संचालित 3 बड़े कोचिंग सेंटर्स को जांच के बाद कड़ी हिदायत दी गई। सहायक कलेक्टर तन्मय खन्ना, अपर आयुक्त खजांची कुम्हार, एसडीएम पीयूष तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप सहित अधिकारियों को दिल्ली आईएएस भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट में कई खामियां मिली। नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर्स को तत्काल व्यवस्था नहीं सुधारने पर सील करने की चेतावनी दी गई। इस दौरान दिल्ली आईएएस में पाया गया कि वहां फायर सेफ्टी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। वहीं भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी हवा निकासी, सकरा रास्ता सहित फायर सेफ्टी की कमी मिली, जिसे तत्काल नोटिस थमाया गया। बड़ी कार्रवाई के डर से संस्था के संचालक ने हाथ जोड़कर जल्द व्यवस्था सुधार लेने मोहलत मांगी। वहीं अधिकारियों ने मौके पर भवन निर्माण सहित कोचिंग से संबंधित दस्तावेज मांगे। सुनते ही संचालक के पसीने निकल गए। कलेक्टर साहब ने एक संयुक्त कमेटी बनाई थी जिसमें सभी जो कोचिंग संस्थान हैं, लाइब्रेरी है, हॉस्टल्स हैं, उसमें बिल्डिंग्स नॉर्म्स और फायर सेफ्टी के जांच के लिए कमेटी बनी थी एसडीएम साहब की अध्यक्षता में। तो इस कमेटी आज सभी कोचिंग संस्थानों और उसमें निरीक्षण कर रही है, तो सभी नॉर्म्स को देख रही हैं। तो यहाँ हम आए हैं अभी, ये जो कृषि कॉलेज है यहाँ देखे हैं तो फायर सेफ्टी का कोई भी नॉर्म्स नहीं है यहाँ, और न ही एग्जिट गेट और किसी प्रकार का वेंटिलेशन का कोई भी यहाँ है। तो हम इसको आज नोटिस जारी कर रहे हैं। अगर ये इनका समय पे कार्रवाई नहीं करते तो सीलिंग कार्रवाई भी की जाएगी। समस्त कोचिंग संस्थानों का जांच करने का निर्देश मिला, जिसमें फायर सेफ्टी और अन्य जो आपदा होती है उससे निपटने के लिए कोचिंग संस्थानों में कैसी तैयारी उसकी जांच करने का है। तो उसी संबंध में हमारे द्वारा जांच की जा रही है और जो भी कमी है उसके संबंध में उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। मंगला के बाद टीम गांधी चौक के पास संचालित कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण करेगी। कलेक्टर ने 10 दिनों के अंदर सभी कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने कहा है। बहरहाल मौत के बाद ही प्रशासन को यह नियम कानून याद आता है, जबकि ऐसे संस्थानों के शुरू होने से पहले इन सब की जांच कर लेनी चाहिए और इन पर लगातार निगरानी और जांच होने से व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहती है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। रेलवे प्रशासन के नियमों को दरकिनार कर लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं, जबकि ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता है। टीवी स्क्रीन में दिख रही लापरवाही की यह तस्वीरें तिफरा ट्रैक की है। लोगों की सुविधा और सुरक्षित आवाजाही के लिए यहाँ ओवरब्रिज और फ्लाई ब्रिज भी है, मगर इसके बाद भी लोग लापरवाही की सारी हदें पार कर रहे हैं। कुछ पालक अपने मासूम बच्चों को रेलवे क्रॉसिंग पार कर अपने साथ उनकी भी जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तिफरा की ओर से आने वालों को महाराणा प्रताप चौक पर लगा ट्रैफिक सिग्नल नजर नहीं आता, जिससे कई बार वाहन चालक सिग्नल जंप कर जाते हैं। दरअसल यहां बना फ्लाईओवर ब्रिज का एक पिलर आड़े आता है। ऐसे में तिफरा पुल से उतरते वक्त सड़क के बीच लगा ट्रैफिक सिग्नल लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। जब तक यह दिखाई देता है वाहन चालक आगे बढ़ जाते हैं, इससे उन्हें ट्रैफिक चालान भरना पड़ता है। यह समस्या दूर करना चाहिए, जिससे लोग बिना कारण चालान से बच सकें। पिलर के बीच में है तो क्लियरली दिखाई नहीं देता है, जिसके नाम से एक तो ट्रैफिक भी लगातार बना हुआ रहता है। साथ ही साथ ऐसे मेरे कई स्टाफ भी है या हमारे कलीग है जिनको इस चीज़ के लिए फ़ाइन भी देना पड़ा है, बट उनकी कोई गलती नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिग्नल को थोड़ा सामने में लाने की कोशिश करें। वर्षों पुराने कुम्हारपारा की जर्जर सड़क की मरम्मत कराने नागरिकों ने कई बार जनप्रतिनिधि और निगम से मांग की, मगर यहाँ के हालात नहीं सुधरे। इस मार्ग से आने जाने वालों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। बारिश के दौरान यहाँ की स्थिति खराब हो रही थी। अब देर से ही सही निगम ने खस्ताहाल कुम्हारपारा सड़क की सुध लेते हुए मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। सड़क मरम्मत के बाद यहाँ के रहवासियों को वर्षों पुरानी समस्या से राहत मिलेगी। दुकान संचालक की लापरवाही से एक 13 वर्षीय नाबालिग बालक की मौत हो गई। जूना बिलासपुर में संचालित विशाल इलेक्ट्रिकल्स में ओपन लिफ्ट में सामान उतरने और चढ़ाने के दौरान यह घटना घटी। कोतवाली पुलिस ने प्रथम दृष्टया इसे दुकान संचालक की लापरवाही माना है। जूना बिलासपुर स्थित विशाल इलेक्ट्रिकल्स में काम करने वाले किशोर की लिफ्ट में फंसकर जान चली गई। घटना बुधवार सुबह की है। बताया जा रहा है कि विशाल इलेक्ट्रिकल्स के संचालक भरत हिरियानी के घर पर 13 वर्षीय सुमित केवट उर्फ छोटू की मां भी काम करती है, तो वही सुमित भी दुकान में काम करता था। बुधवार सुबह वह दुकान में मौजूद लिफ्ट के सहारे सामान चढ़ा रहा था। आशंका है कि इसी दौरान लिफ्ट से उसने अपना सर बाहर निकाला होगा और उसका सर दीवार से जा टकराया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। दुकान संचालक भरत हिरियानी
जब दुकान पहुंचे तो उन्होंने लिफ्ट से खून बहता देखा। इसके बाद इस घटना की जानकारी हुई। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स भेजा दिया है। माना जा रहा है कि लापरवाही और दुर्घटनावश हुए हादसे में सुमित केवट की जान चली गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर 13 वर्षीय बालक विशाल इलेक्ट्रिकल्स में कैसे काम कर रहा था। यह बाल श्रम अपराध है। हालांकि दुकान के संचालक अब लीपापोती कर रहे हैं कि सुमित केवट उनका कर्मचारी नहीं था, बल्कि उसकी मां उनके यहाँ काम करती है और इसी वजह से वह उसे छोड़कर चली जाती है, जबकि सुमित केवट की उम्र 13 साल है। दूसरी ओर दुकान संचालक यह भी कह रहे हैं कि उनके यहाँ काम करने के लिए छोटू कभी कभी आता था। प्रथम दृष्टिया तो मर्ग कायम की गई है ना। मर्ग जांच में उनके द्वारा ऐसा लापरवाही जांच बताई जाएगी तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लगभग 13-14 के बीच में उम्र होगी। दुकान में काम करता था, बता रहे थे कि ये दुकान में काम करने 11 बजे लगभग आया है और ग्राउंड फ्लोर से उसमें लिफ्ट से उसको 4था फ्लोर लास्ट फ्लोर है वहाँ सामान ले जा रहा था। उस दौरान उसका ये हादसा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि ये उसका जो लिफ्ट है ओपन होने के कारण में वो संभवतः दाएं बाएं झांक रहा था लिफ्ट से। उस दौरान उसका सिर लिफ्ट में फंस गई और वो घिसकते हुए फिर 3 नंबर फ्लोर से फंसी है और 4था नंबर फ्लोर पे जहाँ पे जाना था वहां तक गई है। प्रथम दृष्टिया ऐसा प्रतीत हो रहा है, जांच करके स्पष्ट कर आगे कार्रवाई की जाएगी। यानी दुकानदार के बयान में भी विरोधाभास है, इसलिए बाल श्रमिक से काम करवाने की वजह से दुकान संचालक पर भी कार्रवाई होगी, यह तो तय है। दरअसल कम वेतन और ज्यादा काम लेने के चक्कर में दुकानदार बाल श्रमिक से काम लेते हैं, उनकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाते हैं। बहरहाल मजदूर परिवार का कमाऊ पुत्र दुकान संचालक की लापरवाही के चलते मौत की नींद सो गया। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। हत्या के प्रयास मामले में फरार चल रहे आरोपी को बिल्हा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कलाराम बरगा कोटिया गांव का रहने वाला है। इस मामले में पुलिस ने कुल 4 लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें से 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हम आपको बता दें कि मोहतरा गांव में शादी कार्यक्रम में डीजे बजाने को लेकर 4 लोगों ने एक युवक पर प्राणघातक हमला कर दिया था। आरोपी कलाराम बरगा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस ने कार्यवाही की है। चकरभाटा पुलिस ने घेराबंदी कर कबाड़ से भरे वाहन को पकड़ा। कागजात मांगने पर कबाड़ी सख्ते में आ गया। चोरी के शक में अधिक पूछताछ करने पुलिस ने वाहन सहित युवक मोहम्मद इमरान को थाना लेकर पहुंची। उसने पुलिस को बताया कि बिलासपुर से कबाड़ लेकर रायपुर जा रहा था। जब्त करीब 4 टन कबाड़ जिसकी अनुमानित कीमत 82,000 रुपए है। चकरभाटा पुलिस इस मामले में चोरी की धारा के तहत कार्यवाही की है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल बने रमेन डेका, मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री श्री साय ने दी बधाई। दिल्ली से सबक लेकर कोचिंग संस्थानों की जांच शुरू, कई संचालकों को दिया नोटिस। बिजली दुकान में काम करने वाले नाबालिग की हादसे में मौत, पुलिस जांच में जुटी। और शिकायतकर्ता का दर्ज किया बयान, डॉक्टर को नोटिस। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में मरीज से रुपए मांगने का मामला गरमाया। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। इलाज के नाम पर रुपयों की मांग करना सरकारी डॉक्टर को महंगा पड़ा। उसके इस नाजायज मांग का मरीज के भाई ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। शिकायत पर कार्यवाही नहीं हुई तो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। इसके बाद से आयुर्वेद अस्पताल में चल रही भर्राशाही उजागर हुई है। बुधवार शाम दोषी डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शासकीय आयुर्वेदिक अस्पताल के डॉक्टर ब्रजेश सिंह पर फिस्टुला का इलाज करने 3,000 रुपए मांगने का गंभीर आरोप लगा है। रोग से पीड़ित भाई की तकलीफ, ऊपर से सरकारी अस्पताल में रुपए की मांग से त्रस्त होकर हितेश साहू ने डॉक्टर और ड्रेसर का रुपए मांगने का वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल होने से अस्पताल प्रशासन के होश उड़े हैं।
मामले में प्रिंसिपल डॉक्टर रक्षपाल गुप्ता ने जो कुछ कहा उससे आयुर्वेदिक अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा मरीज के इलाज के लिए रुपए मांगना कोई नई बात नहीं है। निजी मेडिकल दुकान से महंगी दवाइयां खरीदने परिजनों को मजबूर करना सिस्टम बना लिया है। इसमें एक ही समस्या है कि हमारे यहाँ जो क्षार सूत्र है, क्षार सूत्र जो है हम बनाते नहीं हैं। ये क्षार सूत्र को बाहर से लेना पड़ता है और कुछ जैसे दर्द की दवाई ऑपरेशन के दौरान अंग्रेजी दवाई लेता है, उसको जो है बाहर से मरीज को लेना रहता है। इसको चिकित्सक लोग पेशेंट से मतलब अपना आपसी से सद्भाव से उसको खरीदवाते हैं और लोग जो है खुशी खुशी करा के जाते हैं। इस इलाज के आखिरी स्टेज में पहुंचकर मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है क्योंकि डॉक्टर ब्रजेश सिंह की नाजायज मांग पीड़ित ने पूरा नहीं किया। अब मरीज अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुआ है। शिकायतकर्ता को समिति के समक्ष बयान देने बार बार अस्पताल बुलाया जा रहा है, जबकि पिछले माह जून महीने की इस घटना की शिकायतकर्ता हितेश साहू ने तब अस्पताल प्रबंधन को जानकारी दी थी। डॉक्टर और मरीज के बीच इलाज के नाम पर समन्वय और आपसी लेन देन का मामला अब उजागर हुआ है, जिस पर सफाई दी जा रही है। मामले में मेरे को ऐसा लगता है कि उसको ठीक से पेशेंट को क्लियर नहीं किया गया कि इसमें पैसा लगेगा या जो भी खर्चा है उसको ठीक से नहीं बताया गया और आखिरी में उसको बोला गया कि इसका पैसा या जो भी मांग आप देख रहे हैं वीडियो में, तो ये चीज़ हुआ है। तो उसके लिए हमारे यहाँ जो शिकायत निवारण समिति होता है वो उसको तुरंत हमने शिकायत निवारण समिति को हैंडओवर किया और वो जो शिकायत करता है उसको भी बुला के उसका भी बयान लेके जिसका भी जो कहना है उसको हम वो करके उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। सरकंडा नूतन कॉलोनी स्थित शासकीय आयुर्वेदिक अस्पताल में दवाइयों की सप्लाई हो या फिर स्थानीय स्तर पर खरीदी, सभी में धांधली की बातें पहले भी सामने आई है। अस्पताल प्रशासन पर हावी यहाँ के डॉक्टरों ने मरीजों को अवैध कमाई का जरिया बना लिया है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। शहीद भगत सिंह शासकीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की थाली में बुधवार को खास था। न्योता कार्यक्रम में सभी टीचर्स ने बच्चों को खाने में चावल, दाल, पूड़ी, सब्जी और मीठा परोसा। उत्साह भरे आयोजन में शाला विकास समिति के सदस्य भी शामिल हुए। सरकंडा के बंधुआपारा में शासकीय भगत सिंह प्राथमिक और मिडिल स्कूल में संयुक्त रूप से न्योता भोज का आयोजन किया गया। शासन की मंशा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को आम दिनों से हटकर विशेष और पौष्टिक भोजन दिया जाए। इसका पालन करते हुए शाला विकास समिति ने इस दिन को खास बनाने सहयोग दिया। संकुल समन्वयक सष्मिता शर्मा ने मिडिल स्कूल में प्रधान पाठक राजेश विश्वकर्मा और प्राथमिक स्कूल में प्रधान पाठक अश्विनी तिवारी के साथ मिलकर बच्चों को स्नेहपूर्वक खाना परोसा। उन्होंने कहा, बच्चों के संपूर्ण विकास में भोजन काफी महत्व रखता है। बुधवार को न्योता भोज में बच्चों को चावल दाल के साथ सब्जी, पूरी और मीठे में खाने हलवा दिया। बच्चों ने जी भर कर खाया। इस दौरान सभी टीचर्स और स्टाफ ने उनका ख्याल रखा। बच्चों को रोज से हटके भोजन देना, न्योता भोजन के अंतर्गत पौष्टिक भोजन देना, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार खिलाना, ये कुछ उद्देश्यों को लेकर के शासन के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसी के तहत हमारे कन्या सरकंडा संकुल के अंतर्गत शासकीय बंधुआपारा प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल ने सामूहिक न्योता भोज का आयोजन किया है और वास्तव में बहुत खुशी होती है बच्चों को जब ऐसा हम विशेष खिलाते हैं तो ये आनंददायक क्षण होता है। प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल दोनों मिल करके न्योता भोज का आयोजन रखे हैं और न्योता भोज में ये क्या कहते हैं मटर आलू का सब्जी, पूड़ी, हलवा, फल, हाँ आन हमेशा जो आते हैं उनके अपेक्षा व्यवस्था सही रखा गया है, जिसमें शाला विकास समिति के सदस्य लोग, पदाधिकारी, हमारे दोनों स्कूल के समस्त शिक्षकगण और CSC सस्मिता शर्मा जी सभी लोग उपस्थित हैं। उत्साह भरे वातावरण में शाला विकास समिति के सदस्यों ने यहाँ की व्यवस्था पर संतोष जताया। एक ही परिसर में संचालित दोनों स्कूलों में न्योता भोज को लेकर पूर्व में तैयारी की गई थी। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। बोर्ड विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अवसर परीक्षा का आयोजन किया है। 10वीं कक्षा के पूरक और 3 से ज्यादा विषय में फेल विद्यार्थियों ने बुधवार को विज्ञान विषय की परीक्षा दी। 3027 में से 177 परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे। शहर के 5 स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया है। अवसर परीक्षा 12 अगस्त तक चलेगी।
दुर्ग में तेज रफ्तार का कहर फिर देखने को मिला। रायपुर की तरफ से आ रहा एक ट्रक ने नेहरू नगर अंडर ब्रिज को ही टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि अंडर ब्रिज का स्ट्रक्चर टूट गया, जिसकी सूचना मिलते ही तत्काल ट्रैफिक पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और ट्रक जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में लिया है। बचाव में ड्राइवर का कहना है कि नेहरू नगर सर्किल पर गाय का झुंड दौड़ते हुए आ रहा था। उसको बचाने के चक्कर में उसने ट्रक अंडर ब्रिज की ओर मोड़ दिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अंडर ब्रिज की हाइट कम है, जिससे यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यहाँ पर गाय आगे गाड़ी वाला था तो वो ब्रेक लिया, वो आपकी गाड़ी निकालने के लिए वो तो ब्रेक लेना है उनको। अब मैं अचानक ब्रेक लगाया तो गाड़ी रुकने नहीं पाए। फिर आगे गाय बैठी साइड में, अब गाय को ऊपर चढ़ाया गया। राइस मिल से चावल लेकर जा रहे ट्रक से 2 बोरे चावल चोरी का मामला सामने आया है। ट्रक के हेल्पर ने चोर को पकड़कर इसकी खबर डायल 112 को दी। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी छत्रपाल साहू, सतेश बंजारे, कान्हा ठाकुर और सोहेल खान के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर चावल बरामद किया है। घटना में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। तोरवा थाना क्षेत्र के नष्टी भवानी मंदिर में दान पेटी तोड़कर रुपए चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी समीर बर्मन पहले भी चोरी के आरोप में पकड़ा गया है। आरोपी से पुलिस ने 700 रुपए बरामद किया है। पूछताछ में उसने 3 मंदिरों में चोरी करना कबूल किया है। आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।